हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में दोस्तों, विद्यापति जो आपके काव्य के जो आपके कोर्स के पहले कवि हैं, विद्यापति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विद्यापति से रिलेटेड है और जो आपकी परीक्षा में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है और आ सकते हैं। तो फटाफट उनको देख लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, जिनसे आप दीर्घ उत्तरीय भी आंसर लिख सकते हैं, या तो लघु उत्तरीय तो बिल्कुल लिख सकते हैं और लघु उत्तरीय तो है ही। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और उनसे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो उनको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विद्यापति की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। विद्यापति जी के रचनाओं का उल्लेख आपको करना है, बताना है कि कितनी रचनाएं उन्होंने की है और कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश के विद्वान थे। जी हाँ, कितनी भाषाओं के? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के विद्वान थे। उन्होंने इन सभी भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। जी हाँ, इन सारी भाषाओं में विद्यापति ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। यद्यपि वो राजाओं के आश्रय में रहकर कविता किया करते थे। आप जानते हैं दोस्तों, जो आदिकालीन कवि थे वो क्या थे? आश्रय दाता, राजाओं की प्रशंसा में अपनी रचना लिखते थे। और उसके आगे, तथा उनकी रचनाएं तत्कालीन आश्रयदाताओं को समर्पित भी हैं। जी हाँ, उन्होंने भी ऐसा, विद्यापति ने भी यही काम किया है। कई सारी रचनाओं में उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के को समर्पित करके लिखा है। आगे देखते हैं। परंतु बाद में बहुत समय तक रचनाएं करते रहे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जी हाँ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली रचना दोस्तों उनकी है भू परिक्रमा। जी हाँ, कौन है? भू परिक्रमा उनकी पहली रचना है। यह रचना अभी भी अप्रकाशित है, यानी ये रचना अभी प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति की यह पहली रचना है, यानी जैसा कि बताया गया कि विद्यापति की ये पहली रचना है। गणेश्वर की मृत्यु के पश्चात जब देव सिंह शत्रु के भय से राज्य छोड़कर नैमिषारण्य में रहने लगे थे, तभी यह रचना उन्हीं को लक्ष्य करके लिखी गई है। जी हाँ, विद्यापति जी ने ये रचना देव सिंह को ही लक्ष्य बनाकर लिखा है, यानी जब वो नैमिषारण्य में रहने लगे थे गणेश्वर की मृत्यु के पश्चात। आगे देखते हैं दोस्तों, और कौन सी रचना है इनकी, विद्यापति जी की। दूसरी रचना है पुरुष परीक्षा। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आती है पुरुष परीक्षा। ये देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है, इस ये किसके बारे में लिखी गई है। यह एक नीति ग्रंथ है। जी हाँ, ये एक नीति ग्रंथ है, जिसमें पंचतंत्र के समान रोचक नीति कथाएं हैं। जी हाँ, पंचतंत्र में जिस तरह रोचक नीति कथाएं हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी हैं। परंतु इस ग्रंथ की कथाएं महान पुरुषों के जीवन से संबंधित हैं, यानी इस ग्रंथ की जो कथाएं हैं वो महापुरुषों के जीवन से ही संबंधित हैं। इसके नैतिक उपदेश युवकों और युवतियों के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत हैं, यानी युवक और युवतियों के प्रति इसके नैतिक उद्देश्य या उपदेश जो है वो विशेष रूप से समर्पित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनकी रचना जो है नंबर 3 पे, लिखनावली। जी हाँ, लिखनावली अगली रचना है इनकी विद्यापति जी की। यह देखते हैं। यह ग्रंथ राजा पुरादित्य की आज्ञा पाकर लिखा गया था दोस्तों। जी हाँ, राजा पुरादित्य यानी उस समय के राजा थे। जब विद्यापति जी का अभ्युदय हुआ था तो उनकी आज्ञा पाकर लिखा गया था। इनमें अल्प शिक्षितों के लिए पत्र लेखन को समझाया गया है, यानी जो कम पढ़े लिखे थे उनके लिए पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को बताया गया। और 89 पत्रों के नमूने प्रस्तुत किए गए हैं। जी हाँ, इसमें 89 पत्रों के नमूने भी प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरह से किसको किस तरह से पत्र लिखना है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे है शैव सर्वस्व सार। जी हाँ, शैव सर्वस्व सार ये रचना उनकी चौथे नंबर पे है। इस ग्रंथ के नाम से ये स्पष्ट है कि शिव की पूजा संबंधी विधि विधान प्रमुख रूप से अंकित किए गए हैं। जी हाँ, इस रचना में क्या किया गया है, भगवान शिव से संबंधित विधि विधान जो उनकी पूजा के हैं इस चीज़ को दर्शाया गया है। अगली रचना है दोस्तों 5वें नंबर पे, शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत पुराण संग्रह। जी हाँ, पहली चौथे नंबर की रचना से ही रिलेटेड यह रचना है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ शैव
सर्वस्व सार पर आधारित है। इसमें पूर्व ग्रंथ के प्रमाणों का संग्रह किया गया है। जी हाँ, जैसा कि प्रमाणभूत पुराण संग्रह लिखा गया है, तो पूर्व ग्रंथ के जो प्रमाण हैं उनका भी संग्रह इस ग्रंथ में किया गया है। अब अगली रचना है दोस्तों 6 नंबर पे गंगा वाक्यावली। अगली रचना का नाम क्या है दोस्तों? गंगा वाक्यावली। इस रचना में गंगा के तट पर कीर्तन, भजन, प्राण विसर्जन आदि को ध्यान में रखकर गंगा के महात्म्य को प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, गंगा जी के महात्म्य को प्रस्तुत किया गया इस रचना में। हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक के गंगा तट पर स्थित तीर्थों का वर्णन है इसमें। आगे देखते हैं, अगली रचना है 7 नंबर पर विभा सागर। विभा सागर क्या है दोस्तों? यह कृत राजा नरसिंह दर्प नारायण की आज्ञा से लिखी गई है। इसमें दया भाव का सुंदर वर्णन किया गया है। उत्तराधिकार रूप में इसकी प्रामाणिकता है। विशेष रूप से दामादों में धन विभाजन, स्त्री धन विभाग, अपुत्र धनाधिकार आदि का विवेचन इसमें किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगली रचना कौन है? दान वाक्यावली। जी हाँ, दान वाक्यावली अगली रचना है 8 नंबर पे। इस रचना में क्या है दोस्तों? महाराज नरसिंह देव की पत्नी महारानी धीरमती की आज्ञा से यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें दान संबंधी विधि विधानों को देश काल व पात्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, इसमें दान संबंधी जो विधि विधान थे, इन चीज़ों को इस रचना में दर्शाया गया है। अब 9वीं नंबर रचना में देखते हैं क्या है दोस्तों? दुर्गा भक्ति तरंगिणी। जी हाँ, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है। राजा, इसमें क्या हुआ है कि राजा भैरव सिंह की आज्ञा से यह रचना प्रस्तुत की गई थी। इसमें दुर्गा पूजा पद्धति का सुंदर व सविस्तार वर्णन है। जी हाँ, दुर्गा जी के पूजन पद्धति का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। मिथिला में दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों 10 नंबर पे कौन सी रचना आती है? गया पत्तलक। जी हाँ, गया पत्तलक जो रचना है, इसमें क्या है दोस्तों कि इस कृति में किसी आश्रयदाता का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि दान संबंधी श्राद्ध विधियों का विधान प्रस्तुत किया गया है दोस्तों इस रचना के अंतर्गत। अब अगली रचना देखते हैं दोस्तों, और कौन सी रचना है विद्यापति जी की? 11 नंबर पे आती है रचना वर्षकृत। जी हाँ, कौन सी रचना दोस्तों? वर्षकृत जो 11 नंबर पे है। इस रचना में एक वर्ष के सभी पर्वों पर प्रकाश डालते हुए विविध देवी देवताओं की पूजा, व्रत, दान आदि नियमों का सुंदर विवेचन किया गया है दोस्तों इसमें। और 12 नंबर पे है दोस्तों मणिमंजरी। कौन सी रचना दोस्तों? मणिमंजरी। ये क्या है दोस्तों? यह एक नाटिका है। इसमें प्रमुख रूप से राजा चंद्रसेन व मणिमंजरी की कथा है। यह नायिका प्रधान रचना है। जैसा कि नाम है मणिमंजरी, तो ये नायिका प्रधान रचना है। अब अगली रचना और सबसे महत्वपूर्ण रचना दोस्तों जो इनकी है, कीर्तिलता। जी हाँ, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करें, मतलब कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनमें ये आ जाता है कि कीर्तिलता किसकी रचना है। बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों विद्यापति जी की, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसमें महाराज कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। जी हाँ, महाराज कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। साथ ही इस ऐतिहासिक तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि कीर्ति सिंह के पिता गणेश्वर की असलान नामक किसी यौन ने छल कपट से मारकर मिथिला पर अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। इस बात का वर्णन कीर्तिलता में मिलता है। अब अगली रचना जो है कीर्ति पताका। जहाँ ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीर्ति पताका जो है, इसमें क्या चीज़ है कि यह ग्रंथ महाराज शिव सिंह की प्रशंसा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में अवहट्ट के अतिरिक्त संस्कृत श्लोकों का भी समावेश है तथा कहीं कहीं गद्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो ये रचनाएं दोस्तों विद्यापति की जी की थी। 14 रचनाओं के बारे में आपने जाना कि विद्यापति की कितनी रचनाएं हैं दोस्तों? 14 रचनाएं मिली, जिसमें ये 2 महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्यापति जी से संबंधित कौन सा प्रश्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारिक? इस बात को लेकर अक्सर मतलब विद्वानों में चर्चा का विषय बना रहता है कि विद्यापति जी भक्त थे या श्रृंगारिक कवि थे, किस तरह के कवि थे। तो आइए समझते हैं उत्तर में कि विद्यापति ने भक्ति भावना से संबंधित पद भी लिखे हैं। यानी जी हाँ, विद्यापति ने भक्ति भावना से संबंधित पद भी लिखे हैं और राधा कृष्ण
संबंधी श्रृंगारिक पद भी हैं। उन्होंने बहुत समय तक लेखन कार्य किया था। संस्कृत, अवहट्ट तथा मैथिल, इन 3 भाषाओं में उनकी रचनाएं प्राप्त हैं दोस्तों। जी हाँ, मैथिल भाषा में यानी मैथिली भाषा, जैसा कि मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को, जाने रहिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेरी शार्ट में यानी अति लघुत्तरीय में कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति जी को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि यदि समस्त रचनाओं के आधार पर देखा जाए तो उनमें भक्ति भावना की पर्याप्त अभिव्यक्ति भी थी। मैथिल भाषा में जो उन्होंने पद लिखे हैं उनमें भी उनकी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति है। फिर भी पदों में राधा और कृष्ण को लक्ष्य करके उन्होंने श्रृंगारिकता का खुलकर चित्रण किया है दोस्तों। यानी दोनों दृष्टिकोण उनके लगभग बराबर हैं। उनके पर्याप्त पद श्रृंगारिक हैं, इसी कारण उन्हें एक और भक्त कवि कहते हैं तो दूसरी ओर श्रृंगारिक कवि कहकर पुकारते हैं। यानी दोनों का मिश्रण है दोस्तों। विद्यापति जी की रचनाओं में भक्ति भावना भी है और श्रृंगार भावना भी है, तो दोनों का मिश्रण है। तो आप ये आंसर समझ लीजिए कि विद्यापति जी भक्त थे या श्रृंगारिक थे। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे दोस्तों? जी हाँ, किस भाषा के कवि थे, ये प्रश्न बताना है आपको। उत्तर में देखिए कि वो किस भाषा के कवि थे विद्यापति जी। विद्यापति मूलतः संस्कृत के ज्ञाता थे। मूलतः किस भाषा के दोस्तों? संस्कृत के ज्ञाता थे। उनके पिता भी संस्कृतज्ञ थे। जी हाँ, उनके पिता भी संस्कृत विद्वान थे। संस्कृत का ज्ञान उन्हें पिताश्री से प्राप्त था। उन्होंने लगभग 12 ग्रंथ प्रारंभ में संस्कृत में ही लिखे थे। जी हाँ, प्रारंभ में जो 12 ग्रंथ थे वो संस्कृत में ही लिखे थे, परंतु उस समय अवहट्ट भाषा कविता के क्षेत्र में परिव्याप्त थी, अतः उन्होंने अवहट्ट भाषा में भी पुस्तकें लिखी थीं। अपने आश्रयदाताओं कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह की प्रशंसा के लिए उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया। फिर भी भाषा के विषय में उनका विचार था। क्या विचार था? सक्के बानी व अनुमान भावे, पाओ रस को मम न पावे, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जप्पे अवहट्टा। जी हाँ, देसिल यहाँ से मतलब यह है कि देसी भाषा जो है वो बहुत अच्छी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। तो ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं कि संस्कृत वाणी बुद्धिमानों की अच्छी लगती है। जी हाँ, सक्के बानी बुअन भावे यानी बुद्धिमानों को अच्छी लगती है संस्कृत वाणी, उसी का अर्थ लिखा गया है दोस्तों नीचे, इसको समझ लीजिए। प्राकृत में मुझे सरसता ज्ञात नहीं होती। जी हाँ, पाओ रस को मम न पावे। और अगली लाइन है, देसी बोली सभी को मीठी लगती है, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जप्पे अवहट्टा, यानी अतः उसी में मैं अपनी रचना करता हूँ। अब आगे देखिए कि पदावली उन्होंने मैथिल भाषा में लिखी थी। जी हाँ, पदावली किस भाषा में? मैथिल भाषा में लिखी थी। पदावली के आधार पर उन्हें मैथिल भाषा का कवि कहा जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों पदावली, तो इसको उन्होंने मैथिल भाषा में लिखी थी, तो इस तरह उनको मैथिल कवि भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, विद्यापति को कवि के रूप में कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? जी हाँ, विद्यापति जी को कवि के रूप में कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी, ये बताना है। तो उत्तर में देखिए कि विद्यापति को समय समय पर अनेक उपाधियों से अलंकृत किया जाता रहा। जी हाँ, समय समय पर उन्हें कई उपाधियां मिलती रहीं। विशेष रूप से राजा शिव सिंह उन्हें विशेष अवसरों पर अलग अलग उपाधि प्रदान करते थे। अब कौन कौन सी उपाधियां दोस्तों, आगे देखिए। उनकी उपाधियां निम्नलिखित उपाधियां यानी उनकी उपाधियों में निम्नलिखित उपाधियां उल्लेखनीय है। अब कौन कौन सी? पहली उपाधि है अभिनव जयदेव। जी हाँ, अभिनव जयदेव ये उपाधि जो है पहली उपाधि उनकी है। यह उपाधि उन्हें राजा शिव सिंह ने अपनी राज्याभिषेक के अवसर पर प्रदान की थी, जैसा कि तामपत्र से ज्ञात है। जी हाँ, ये उपाधि कब दी थी उन्होंने? राजा शिव सिंह ने इसको दिया था, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव का नाम दिया था, और कब? अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। दूसरी उपाधि जो उनकी है कवि शेखर। कवि को श्रृंगारिक पदों के लिए यह उपाधि प्रदत्त थी। वे स्वयं कहते हैं यह कवि शेखर बुलय सयान। जी हाँ, ये उन्होंने ही लिखा है। तो कवि शेखर की उपाधि जो थी दूसरी उपाधि। तीसरी उपाधि उनकी जो थी कविरंजन। जी हाँ, कविरंजन भी उनको कहा जाता है। इस उपाधि का प्रयोग कवि ने अपने रसात्मक पदों में किया है। कह कविरंजन सुनवर नारी,
जी हाँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो कविरंजन की उपाधि भी उनको दी गई है। और चौथी उपाधि जो उनकी है कवि कंठहार। जी हाँ, कवि कंठहार ये उपाधि भी उनको दी गई थी। अब ये कब दी गई थी देखते हैं। इस उपाधि का प्रयोग जो है, इस उपाधि का प्रयोग भी कवि ने किया है, यानी कवि ने अपनी रचनाओं में कवि कंठहार का भी प्रयोग किया है। जैसा कि देखते हैं कि भनई विद्यापति कवि कंठहार, यानी आगे देखते हैं इन उपाधियों के अतिरिक्त भी 10 अवधान, राज पंडित, महापंडित आदि अनेक उपाधियां विद्यापति को प्राप्त थी। यानी इन 4 के अलावा भी अन्य अनेक उपाधियां उनको प्राप्त थी। शायद ही किसी राजकवि को इतनी उपाधियों से आश्रयदाताओं ने अलंकृत किया हो। यानी सबसे, या मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा उपाधियां जो थी इन्हीं को दी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि विद्यापति सौंदर्य के कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जान लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यापति सौंदर्य के कवि थे। इसको याद करिएगा, आप लोग जरूर याद करिएगा। उत्तर में देखते हैं कि विद्यापति के पदों की नायिका राधा और नायक श्री कृष्ण हैं। जी हाँ, विद्यापति के पदों की नायिका कौन है? राधा जी हैं, और नायक स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। कोई भी रस सिद्ध कवि, विशेषता श्रृंगारिक कवि ने अपने नायक और नायिका की सुंदरता का इतना मनोरम, आकर्षक और प्रभावक वर्णन नहीं किया है। आगे देखते हैं। जैसा वर्णन, यहाँ से देखिए कि जैसा वर्णन इनके लिए कभी कभी उसमें दिव्यता का भी आरोप किया जाता है। विद्यापति की राधा व कृष्ण दोनों ही अतीव सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। यानी राधा और कृष्ण की अत्यंत सुंदरता को उन्होंने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन से राधा उसे देखती रह जाती हैं। वह अपनी सखियों से कहती हैं, ए सख पेखल अपरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप। जी हाँ, ये बात राधा जी ने कहा है जब श्री कृष्ण भगवान को देखा है। अब हे सखी, मैंने सुंदर रूप देखा है, ये बात ए सख पेखल अपरूप यानी सुंदर रूप देखा है। तुम उसके विषय में सुनोगी तो कहोगी यह तो स्वप्न की बात है। जी हाँ, सुनैत मानव यानी इसके सुनोगी तो मानोगी, सपन स्वरूप, जी हाँ, सब के समान, स्वप्न के समान इसको मानोगी। अर्थात ऐसा सुंदर युवक वास्तव में है ही नहीं, ये बात लिखा है। आगे देखते हैं, वे सर्वांग सुंदर हैं। इसी प्रकार नायिका राधा के सौंदर्य के विषय में कवि कहता है, इसी प्रकार नायिका राधा के सौंदर्य के विषय में कवि कहता है कि विधाता तो युगीन बूढ़े हैं, अतः हुए तो इसका निर्माण नहीं कर सकते। जी हाँ, विधाता तो अतीन बूढ़े, कहने मतलब ब्रह्मा जी के बारे में, तो वे इसका निर्माण नहीं कर सकते। मैं अर्थात कभी भी उसके सौंदर्य का बखान नहीं कर सकता, केवल नेत्र उस सौंदर्य को देखते रहते हैं। यानी भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में उन्होंने ऐसा बताया। इतना आवश्यक है कि उसे पृथ्वी के सौंदर्य को एकत्रित करके बनाया गया है। रिवत तल लावनिसार, ये बात उन्होंने लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो विद्यापति से रिलेटेड थे, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, इस वीडियो में इंक्लूड किए गए थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।